रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है। उससे कोई खास हैरानी नहीं हुई उस रिपोर्ट को पढ़ के और देख के। ये पहले से ही इसको एंटिसिपेट किया जा रहा था, ऐसी ही आशंका जताई जा रही थी। अंदेशा था, ये उम्मीद नहीं थी, अंदेशा था। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बैंकों की हालत और खराब हुई है। रिपोर्ट में स्ट्रेस टेस्ट के आधार पर कहा गया है कि अप्रैल में शुरू हुई एक मोरेटोरियम जो स्कीम थी उससे बैंकों पर दबाव बढ़ेगा। इससे बैंकिंग सिस्टम की आधी लोन बुक, जो कर्जों का लेखा जोखा है, वो तनाव में है। रिपोर्ट पूंजी जुटाने के मामले में बैंकों की निराशाजनक तस्वीर पेश करते हुए जोर देती है कि बैंकों के लिए पूंजी जुटाना कितना अहम है इस वक्त। सरकार को उम्मीद थी कि बैंकों के मर्जर से एक स्ट्रांग बैलेंस शीट बनेगी और कमजोर बैंकों को इससे फायदा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इससे 3 बैंक सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालात ज्यादा खराब हुए तो 5 बैंकों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित सरकारी क्षेत्र के बैंक होंगे। मेरे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, आप जेएनयू में प्रोफेसर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम एक स्टूडेंट की तरह और दर्शक भी एक स्टूडेंट की तरह, छात्र की तरह आपसे जानना चाहेंगे कि ताजा रिपोर्ट क्या कहती है। इस रिपोर्ट को हमें समझा दीजिए संक्षेप में। देखिए, जो आपने बताया मैं उसी पे शुरू करूंगा कि हमारे जो बैंक हैं उनके हालात तो पहले से ही खराब थे। जब ये पैंडेमिक आया जनवरी में और लॉकडाउन आया मार्च में, तो उससे हालात और बिगड़ गए। क्योंकि लॉकडाउन में होता क्या है कि बिजनेस एकदम ठप हो जाता है। वर्कर अपना फैक्ट्री नहीं जा सकता, दफ्तर नहीं जा सकता, लोग काम नहीं कर सकते। तो जो भी बिजनेस होता है उसका एक लोन होता है अपना बिजनेस शुरू करने का, और बिजनेस चलाने के लिए एक वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है कि जिससे कि वो सैलरी पे कर सके, जिससे वो कच्चा माल खरीद सके और जो बन गया है माल उसका स्टॉक रख सके। तो होता क्या है कि ये जो आपने वर्किंग कैपिटल लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। तो जब आपका माल बिक नहीं रहा है तो वर्किंग कैपिटल आपका जब पड़ा हुआ है और आपके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, और रेवेन्यू जब नहीं आएगा तो आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे। तो बैंकों को जो वापस करना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, लोन देना होता है, वो बिजनेस के लिए मुश्किल हो जाता है। अब 2 तरह की कंपनी होती है। एक तो वेल रन कंपनी जिनको कहा जाता है, जिनके पास रिजर्व काफी होता है। तो वो जो रिजर्व होता है उसके आधार पे वो तनख्वाह भी दे सकते हैं, कच्चा माल भी खरीद सकते हैं और बैंक को इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं। पर बहुत सारी कंपनियां जो पहले से ही स्ट्रेस थी, जिनके पास रिजर्व नहीं था, तो वो जो है वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगी, लोन नहीं रीपे कर पाएंगी। तो इसीलिए जो बैंक हैं उनके पास पैसा वापस नहीं आएगा, और इसीलिए ये मॉरेटोरियम पहले 3 महीने का दिया गया और फिर 3 महीने से और बढ़ा दिया गया। लेकिन अब मॉरेटोरियम देने का मतलब ये तो नहीं है कि वो इंटरेस्ट माफ हो गया या वो लोन माफ हो गया। वो तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करता रहेगा, तो आपका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो बढ़ जाएगा। तो जो डे ऑफ रेकनिंग है वो पोस्टपोन हो गया। अगर 6 महीने बाद भी अगर आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है या बिजनेस मंदा रहता है, तो भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं होंगे कि आप जो इंटरेस्ट वापस पे कर पाएंगे, लोन वापस पे कर पाएंगे। तो इसीलिए ये आरबीआई को डर है कि इस समय जो स्थिति है उसमें बैंकों के पास जो पैसा वापस आना चाहिए वो वापस शायद नहीं आएगा, और क्योंकि नहीं आएगा तो उनके जो एनपीए है वो और बढ़ जाएंगे, और जब एनपीए बढ़ जाएंगे तो उनकी परिस्थिति और खराब जाएगी, और जिन्होंने डिपॉजिटर्स ने पैसा डिपॉजिट किया है उनके ऊपर भी जो परेशानी आ जाएगी। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे जो कंपनियां होती हैं उनको बोलते हैं हाईली लीवरेज कंपनियां। हाईली लीवरेज कंपनी का मतलब है कि आपका जो लोन है आपके इक्विटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपका इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा है। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है उसमें खासकर हाईली लीवरेज कंपनियां ज्यादा होती हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में डूबने का चांस और ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे कि आपने लहमा ब्रदर के टाइम पे देखा कि इंटरलिंक्ड होती हैं कंपनियां। मैंने आपसे लोन लिया, आपने तीसरे आदमी से, उसने चौथे से लिया, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा तो आप तीसरे आदमी को नहीं दे पाएंगे और चौथे को नहीं दे पाएंगे, तो एक कड़ी लग जाती है जिसको कहा जाता है कि एक के बाद एक फेलियर। जी सर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी इस समय मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो गई है। जी सर। जी सर, मैं आगे बढ़ता हूं। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर वीरलाचार्य ने अपनी एक किताब छापी है। उनकी किताब का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इसमें मोदी सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ जो रुख है उसको तफसील से समझाया भी है। वीरलाचार्य ने किताब में लिखा है कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार के बजट घाटे का मोनेटाइजिंग करने की चेतावनी देते हुए कहा था कि इससे महंगाई और बाहरी क्षेत्र की जो स्थिरता है उस पर जोखिम बढ़ेगा।
उन्होंने लिखा कि ऐसा करने का मतलब होगा कि 1970 और 1980 के दशक की गलतियों को दोहराना। विरलाचार्य ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि आरबीआई के सरकारी कर्ज के मोनेटाइजिंग की वजह से जो कंज्यूमर हैं उनकी कीमतों में, उनकी लागत में बढ़ोतरी हुई है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट पैदा हो गया है। आरबीआई महंगाई को 2 से 6% बैंड के भीतर रखता है। अपनी किताब में विरलाचार्य ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के समय से पहले इस्तीफे का भी जिक्र किया है। आचार्य का कहना है कि रिजर्व बैंक की जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता, उस पर खुद मुख्तारी जिसे हम बोलते हैं, उस पर अंकुश लगाने की केंद्र सरकार की कोशिश की वजह से उर्जित पटेल ने अपना टेन्योर पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आचार्य का कहना है कि केंद्र सरकार चाहती थी कि रिजर्व बैंक कर्जा न चुकाने वालों की तरफ नरम रुख अख्तियार करे। इतना ही नहीं, कर्ज देने के नियमों में भी ढील दी जाए। किताब की प्रस्तावना में विरलाचार्य ने सरकार की तरफ से ज्यादा मॉनेटरी और क्रेडिट स्टिमुलस के लेकर भी सवाल उठाए हैं। उधर आरबीआई के गवर्नर है उर्जित पटेल ने भी अपनी नई किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर में आरबीआई की जो ताकतें हैं उनको कम करने के लिए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आरबीआई के गवर्नर है उर्जित पटेल और डिप्टी गवर्नर है विरलाचार्य, दोनों ने ही रिजर्व बैंक की जो खुद मुख्तारी है, ऑटोनॉमी, उसको खत्म करने के आरोप मोदी सरकार पर लगाए हैं। मोदी सरकार पर पहले भी सरकारी संस्थाओं की जो ऑटोनॉमी है उसको कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं। आरबीआई को लेकर सरकार का अभी तक का रुख है, तो उसके नुकसान आप क्या देखते हैं और फायदे अगर है तो वो भी बता दीजिए संक्षेप में। देखिए, ये जो आरबीआई होता है वो सेंट्रल बैंक है। वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट पे असर डालता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रेट क्या होगा उस पर असर डालता है। लेकिन जो आरबीआई होता है, सेंट्रल बैंक होता है, उसकी ऑटोनॉमी एक रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है, क्योंकि जो वो करता है उसका असर अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो हमारी जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है उसमें जब तक तालमेल नहीं होगा तो पॉलिसी सही नहीं हो सकती है। तो इसलिए आरबीआई की ऑटोनॉमी एक रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है, कंप्लीट ऑटोनॉमी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को साथ साथ चलना होता है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे जो वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो दबाव होता है बैंकिंग सिस्टम पे, पॉलिटिकल दबाव होता है कि आप इसको लोन दे दीजिए, उसको लोन दे दीजिए, और चाहे वो जो मतलब वाजिब हो या ना हो पर लोन दे दीजिए। तो जो एक ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए लोन देने के पहले, वो कई बार नहीं होता है, पॉलिटिकल प्रेशर में होता है। उसकी वजह यह है कि जो बैंक के चेयरमैन वगैरह होते हैं वो जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं उनको दबाव में जो बनाया जाता है। यहां तक कि मैं कहूंगा कि आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर हैं वो भी एक तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटी ही होते हैं, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है वही जो उनको जो बनाती है। तो मेरा मानना है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो एक मॉनेटरिस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत है। मॉनेटरिस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क कहता है कि फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल कामयाब नहीं होगी और मनी सप्लाई को किस तरह से ध्यान में देकर चलना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि वो मॉनेटरिस्ट पॉलिसी सही नहीं है, क्योंकि मॉनेटरिस्ट पॉलिसी तब लागू होती है जब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट तो अभी है ही नहीं कहीं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन एक अलग तरह का होता है, जो एडवांस कंट्री में वो अलग तरह का होता है। हमारे यहाँ कृषि प्रधान है, कृषि में अगर आपका जो सूखा पड़ गया तो दाम बढ़ ही जाएंगे, उसके मॉनेटरी पॉलिसी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो इसलिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी साथ होनी चाहिए, ऑटोनॉमी रिलेटिव होनी चाहिए, और यही चीज है जो गड़बड़ा गई थी पिछले सालों में। जी सर, मैं आगे बढ़ता हूं। सरकार अब भी सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बढ़ रही है। सरकार का जोर अब बैंकों के मर्जर पर नहीं बल्कि उनकी प्राइवेटाइजेशन पर रहेगा। सरकार अगले फेज में 6 सरकारी बैंकों में बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इस तरह से जो पब्लिक सेक्टर के सिर्फ 5 ही बैंक बचेंगे। सरकार और बैंकिंग के जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक बड़े सुधार के तहत पीएसयू बैंकों की जो तादाद है आधी से कम किए जाने का इरादा है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक है जिन्हें केवल 5 तक सीमित रखने की मंशा है। जो हमारे सोर्सेज है उनके मुताबिक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए नए प्राइवेटाइजेशन प्रस्ताव पर काम चल रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, ये आगे बढ़ाई जाएगी। और कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव है, सरकार के पास फंड्स की कमी हो गई है। ऐसे में नॉन कोर कंपनियों और इलाकों का, क्षेत्रों का निजीकरण करके बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है, ऐसा सरकार का मानना है। कई सरकारी समितियों और रिजर्व बैंक ने भी सिफारिश की थी कि 5 से ज्यादा सार्वजनिक बैंक नहीं होने चाहिए। एक अधिकारी के मुताबिक पहले फेज में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा।
पिछले साल ही 10 सरकारी बैंकों का मर्जर कर 4 बड़े बैंक बनाए गए थे और जिन बैंकों का मर्जर नहीं हुआ है, विलय नहीं हुआ है, सरकार अब उनके प्राइवेटाइजेशन की तैयारी में है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, आने वाले वक्त में उसकी शक्ल आपको क्या दिखती है? कितना कमजोर है? कब तक खड़ा रह सकता है? मजबूत है या नहीं है? लोगों का विश्वास अगर बना रहे बैंकिंग सेक्टर पर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसकी सेहत कैसी है इस वक्त? तो जैसे मैंने कहा था कि इस समय बहुत सारे बिजनेस फेल करेंगे क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल उनका नहीं है या वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं या लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 30% बिजनेस फेल कर सकते हैं और उसी तरह कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा कि 30% रिटेल ट्रेडर्स फेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो एनपीए है वो बहुत ही बढ़ जाएगा और जब एनपीए बढ़ेगा तो कई बैंक फेल कर सकते हैं और इसीलिए मेरा मानना है कि इस समय प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं होनी चाहिए। इस समय होना चाहिए कि कैसे हम अपने बैंकिंग सिस्टम को बचा के रखें और उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है और उसमें 5 या 10 या 15 की गिनती नहीं होनी चाहिए। उनको वायबल कैसे बनाएं, कैसे उनको सपोर्ट किया जाए जिससे कि वो कंटिन्यू कर पाएं और जो वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस को चाहिए वो देते चले जाएं। तो इसलिए इस समय प्राइवेटाइजेशन का सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे जब बहुत बड़ा फेरबदल होगा और जो सारी जो समस्या है वो और बढ़ जाएगी। जी सर।